नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के समाज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में सिंधु सभ्यता के नगरीकरण के बारे में पढ़े थे। आज सिंधु सभ्यता के समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधुकालीन समाज या सिंधु सभ्यता का समाज। अगर हम सिंधु सभ्यता के समाज के विषय में चर्चा करें तो सिंधु घाटी से प्राप्त जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम यहाँ के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार ही थी। जैसा कि मूर्तियों की प्राप्ति, जैसा मातृ देवी की मूर्तियों की प्राप्ति और मोहरों पे अंकित चित्र से यह पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता जो है मातृ सत्तात्मक थी। यहाँ का समाज जो है मातृ सत्तात्मक था। और मातृ सत्तात्मक इस अर्थ में भी कह सकते हैं कि जो यहाँ मृण मूर्तियाँ मिली हैं वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मृण मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। इसलिए इस आधार पे अनुमान लगाया गया कि यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। और अगर हम देखें यहाँ के समाज में महिलाओं का आर्थिक योगदान भी था, क्योंकि नौसारो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से महिलाओं को चक्की पीसते हुए और कुछ गूंथते हुए दिखाया गया है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का आर्थिक योगदान भी था। तो देख लेते हैं। परिवार मातृसत्तात्मक, परिवार जो है मातृसत्तात्मक था और महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का भी योगदान था। जैसा कि मैंने बताया, नौसारो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से महिलाओं को चक्की पीसते हुए एवं कुछ गूंथते हुए दिखाया गया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वो महिलाओं को आटा गूंथते हुए दिखाया गया है। तो कहीं भी अगर ये आपको मिले कि महिलाओं को चक्की पीसते हुए एवं आटा गूंथते हुए दिखाया गया है तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आटा ही गूँथेंगी। जो अगर चक्की पीस रही हैं तो आटा ही गूँथ रही होंगी। तो जगह जगह इतिहासकारों या विद्वानों का अपना मत है। तो इस आधार पर परिवार मातृसत्तात्मक था और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान था। अगर हम यहाँ के समाज में जो है वर्गीय संरचना की बात करें तो समाज में वर्गीय संरचना विद्यमान थी। अगर हम इसको देखें तो ये वर्गीय संरचना कैसे विद्यमान थी, तो एक तरफ जो है पुरोहित और शासक वर्ग निवास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर व्यापारी, शिल्पी, आमजन और श्रमिक लोग निवास कर रहे थे। और आवासों की संरचना के आधार पर यहाँ पे आर्थिक विषमता भी व्याप्त थी और वर्गीय विषमता भी हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो वर्गीय विषमता इस आधार पे हमको देखने को मिलती है कि हड़प्पा में जो एक महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा, वो 3 भागों में विभाजित है। इस आधार पे यहाँ पे समाज में वर्गीय विषमता भी हमको देखने को मिलती है। और
हड़प्पा में दास प्रथा के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। आर्य शर्मा महोदय का कहना है कि सिंधु सभ्यता में जो बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं उसको देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ दास प्रथा मौजूद थी, और हड़प्पा से जो श्रमिक आवास की प्राप्ति हुई है उस आधार पर भी ऐसा अनुमान लगाया गया। तो देख लेते हैं समाज में वर्गीय विषमता व्याप्त थी। इसका उदाहरण हमको धौलावीरा से मिलता है, क्योंकि धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था और हमने बताया कि दास प्रथा के भी साक्ष्य और हड़प्पा से श्रमिक आवासों की प्राप्ति के आधार पर ऐसा कहा गया है। ऐसा किसने कहा? हड़प्पा में श्रमिक आवासों की प्राप्ति के आधार पर व्हीलर महोदय ने कहा कि जो है दास प्रथा के संकेत यहाँ से मिलते हैं। तो इसको व्हीलर महोदय ने कहा। नोट कर लीजिए आप लोग। और हड़प्पा में दास प्रथा के साक्ष्य व्हीलर महोदय जी के साथ साथ गार्डन चाइल्ड महोदय ने भी स्वीकार किया है कि यहाँ पे दास प्रथा के साक्ष्य हमको मिलते हैं। अब अगर हम जो है इनके वस्त्रों की बात करें तो हड़प्पावासी सूती एवं ऊनी वस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। इसका उदाहरण हमको मोहनजोदाड़ो से मिलता है। मोहनजोदाड़ो से एक चांदी के जार पे सूती वस्त्र के लिपटे होने का साक्ष्य हमको मिला है। और यहाँ के लोग, इस समाज के लोग साज सज्जा पे भी ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे, जैसा कि हड़प्पा से एक सोने का हार मिला है, वहीं चाहुदड़ों से लिपस्टिक, पाउडर एवं काजल के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। और नौसारो एवं मेहरगढ़ से जो स्त्री की मूर्तियां मिली हैं उनमें उनकी मांग में सिंदूर भी भरा हुआ मिला है। और हड़प्पा से एक श्रृंगारदान और अंडाकार चूड़ियाँ भी मिली हैं। तो देखते हैं कि अगर वस्त्रों की बात करें तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र यहाँ के लोग पहनते थे। और हमने बताया मोहनजोदड़ो से चांदी के एक जार पर सूती वस्त्र के लिपटे होने का साक्ष्य मिलता है। दूसरी बात हमने जो बताया कि यहाँ के लोग साज सज्जा जो है साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान देते थे, स्त्री पुरुष आभूषण पहनते थे। तो हड़प्पा से सोने का हार मिला, वहीं चाहुदड़ों से काजल, लिपस्टिक और पाउडर के भी साक्ष्य
मिले हैं और नौसारो एवं मेहरगढ़ से स्त्री मूर्तियों की मांग में सिंदूर भरा हुआ है। नौसारो जो है ये मेहरगढ़ से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हमने बताया हड़प्पा से ही श्रृंगारदान और अंडाकार चूड़ियाँ मिली हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ के लोगों का खान पान क्या था। अगर यहाँ के लोगों के खान पान पे बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहार में जौ चावल, बाजरा, शहद आदि का प्रयोग करते थे। वही मांसाहार में भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस भी ये खाते थे। अगर इनके हम मनोरंजन पे बात करें तो ये मनोरंजन के तौर पे पासा खेलना, शतरंज खेलना, नृत्य करना, शिकार करना, चौपड़ खेलना आदि इनके मनोरंजन के साधन थे। और अगर हम बात करें पंचम द्वीप से तो जूनीकुरन नामक स्थान से 2 स्टेडियम के साक्ष्य हमको मिलते हैं जहाँ पे 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। तो सिंधु लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे और मनोरंजन के तौर पर चौपड़ खेलना, पासा, नृत्य करना, शतरंज का खेल खेलना एवं शिकार करना, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। और हमने बताया पंचम द्वीप में स्थित जूनीकुरन से 2 स्टेडियम के साक्ष्य हमको मिलते हैं। जहाँ 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी। तो ये था इनके नृत्य और खान पान और मनोरंजन के साधन के रूप में। अगर हम बात करें अंत्येष्टि में, समाज के लोग अंत्येष्टि संस्कार या समाधान कैसे करते थे, तो यहाँ के लोग अंत्येष्टि में अगर हम देखें तो 3 प्रकार की विधियाँ दिखाई देती हैं। नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण जो कि सर्वाधिक प्रचलित था, उसके बाद आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। तो जो पूर्ण समाधिकरण था तो उसमें क्या होता था, जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसको गड्ढे में खोदकर दफना दिया जाता था और यही विधि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। और आंशिक समाधिकरण की अगर हम बात करें तो आंशिक समाधिकरण में पहले मृत्यु के बाद शव को खुले में छोड़ दिया जाता था। जब पशु पक्षी जब उसको खा लेते थे तब जो है उसको ज़मीन में दफनाया जाता था।
और दाह संस्कार आप जानते हैं कि मरने के बाद शव को जला दिया जाता था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ के समाज में या समाधान में देखने को मिलती है, युगल समाधियाँ भी हमको मिली हैं। जैसे लोथल से 3 युगल समाधियाँ और कालीबंगा से 1 युगल समाधि हमको मिली है, जिस आधार पे यहाँ कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि ये सती प्रथा की ओर ये इंगित करता है। तो देख लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। समाधान की हमने 3 विधियां बताई हैं। नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण, जैसा कि हमने बताया कि यही सर्वाधिक प्रचलित था। दूसरा आंशिक समाधिकरण, और तीसरा दाह संस्कार। तो तीनों के विषय में हमने बता दिया और हमने कहा कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, युगल समाधियों का मिलना, युगल समाधियों का मिलना, तो लोथल से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, और वहीं कालीबंगा से 1 युगल समाधि। तो इतिहासकारों का कहना है कि युगल समाधियों का मिलना सती प्रथा की ओर संकेत करता है। युगल का मतलब आप जोड़ा समझिएगा, मतलब 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। तो अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज़्यादा थे। तो ये था आज का टॉपिक, समाप्त हुआ, जो था संध्योकालीन समाज। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक संध्योकालीन राजनीतिक व्यवस्था पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन।